इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आज अहम बैठक हो रही है। 27 दलों के नेता राष्ट्रीय राजधानी में ये सुनिश्चित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला किस तरीके से किया जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। मीटिंग से में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सीएम भी पहुंचे भी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार वहां मौजूद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद, लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं और यहां पर ये मीटिंग हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन समेत तमाम विपक्षी नेता चुनावी रणनीति पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। अब माना यहां ये जा रहा है कि मीटिंग में सीट बंटवारा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, हाल के विधानसभा चुनाव में झटके के बाद भाजपा से मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति गठबंधन के सामने मुख्य चुनौतियां होंगी। बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावनाएं हैं। आपको यह जानकारी ये भी दे दें कि गठबंधन की ये चौथी दरअसल बैठक है और इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में 3 बैठकें हो चुकी है। ये चौथी मीटिंग इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी मौजूद हैं, नीतीश कुमार मौजूद हैं, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी है, इसके साथ ही तेजस्वी यादव मौजूद हैं और तमाम विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे सोनिया गांधी आपको दिख रही हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं और ये मीटिंग चल रही है क्योंकि 24 का महायुद्ध है और बीजेपी को कैसे शिकस्त दी जाए, यहाँ पर ये रणनीति इस वक्त बन रही है। साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो सकता है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको अंदर, क्योंकि मीटिंग तो शुरू हो चुकी है? बिल्कुल शिखा, मीटिंग शुरू हो चुकी है और आधा घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका जब मीटिंग शुरू हुई थी। पहले जो सांसद सस्पेंड किए गए हैं उस पर दुख भी जताया गया है, आक्रोश भी जताया गया है और साफ तौर पर था कि ये मसला उठना ही था। किस तरह से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में किस तरह से उतरना है, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं यहाँ पर तय की जानी है और इसीलिए 27 दलों के जो नेता हैं इस बैठक में बुलाए गए हैं, जिसमें कि बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल जो महासचिव हैं वो भी मौजूद हैं। एम के स्टालिन भी सोनिया गांधी के बगल में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि वो नहीं आएंगे, वो भी बैठक में शामिल हैं और खास बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उनके साथ यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं। सुप्रिया सुले, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन के जो महारथी नेता हैं इस बैठक में शामिल हैं और साफ तौर पर है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पर नजर आती हुई दिख रही है और ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर के चर्चा संभव है। इसके अलावा किस तरह से कांग्रेस आ जाए ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश नाराज हो गए तो वही नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं खफा नजर आया। वैसे में क्या कांग्रेस वाकई इस फॉर्मूले को मानेगी जो चाहते हैं अखिलेश और नीतीश? देखिए, निश्चित रूप से एक मिनिमम साझा प्रोग्राम बनाने की कोशिश होगी और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली भी आयोजित कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस गठबंधन को बचाने के अलावा कोई चारा दिखता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी कि 3 राज्यों में कांग्रेस बेहतर करेगी, वहाँ पर बेहतर कर नहीं पाई और अखिलेश यादव ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि धोखा मिला है। अब साफ तौर पर है कि उनको समझाने बुझाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ जिस तरह से बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया था कि अखिलेश यादव का और का आना जरूरी है इस गठबंधन में और 60 से 65 सीटों की वो जिस तरह से मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि वो पंजाब में चाहते हैं कि 13 लोकसभा सीटें हैं, वो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। दिल्ली में भी 7 सीटें हैं, उस पर भी उनका दावेदारी है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग दावेदारी है, लेकिन एक कोशिश ये की जा रही है बैठक में कि मिनिमम साझा प्रोग्राम बनाया जा सके। लेकिन दिल मिलेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है अक्षय राय। बिल्कुल महिमा, साफ तौर पर है कि दिल मिलाना ज़रूरी हो जाता है और क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की रणनीतियों से अगर विपक्षी दलों को लड़ना है तो निश्चित रूप से उनके सामने चुनौती होगी कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते हैं, खास करके बड़े राज्यों में, खास करके यूपी में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से अलग से भी मुलाकात की है। उनके बेटे आदित्य ठाकरे उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा बिहार
में 40 सीटें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि गठबंधन में जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस उसमें किस तरह से अपनी सीटें शेयरिंग करती है उस पर सभी की नजर रहने वाली है। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि मेजर स्टेक्स उनको मिलना चाहिए। तो अलग अलग डिमांड है, अलग अलग ख्वाहिश है और निश्चित रूप से इतने बड़े नेता है तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन किस तरह से कांग्रेस उसको टेकल कर पाती है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा पाती है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में झटके लगे हैं, सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी अभी से अपनी तैयारी में 24 की तैयारी में जुटी हुई है और जो भी जिस पार्टी के उम्मीदवार दावेदार हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू करेंगे। अगर लेट फैसला होता है सीट शेयरिंग को लेकर, फिर बगावत और दूसरे फैक्टर्स भी दिखेंगे। आखिर कब तक बात बन सकती है और आज क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद? देखिए, ये माना जा रहा है कि प्राथमिक चर्चा अधिकतर राज्यों में हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला तुरंत डिसाइड हो जाएगा ऐसा दिखता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि किस पार्टी को मेजर स्टेक्स मिलेगा और किस तरह से आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस ने एक फैसला किया है कि नेशनल अलायंस की कमेटी बना दी है, जिसमें कि 5 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मोहन प्रकाश का नाम और सलमान खुर्शीद, क्योंकि यूपी से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है और मोहन प्रकाश भी शामिल है। मुकुल वासनिक को भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र को बेहतर तरीके से समझते हैं। साफ तौर पर है कि कांग्रेस ने अपनी एक रणनीति के तहत इन सभी सांसदों को, सभी जो बड़े नेताओं को शामिल इसमें किया है, ताकि जो अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और क्योंकि राजस्थान में अच्छी खासी सीटें हैं, वहाँ पर भी फोकस रखा गया है, तो अशोक गहलोत को और भूपेश बघेल को इसलिए शामिल किया गया है ताकि वो चीज़ों को आगे बढ़ा सके। अब इस बैठक में ये माना जा रहा है कि जाति जनगणना को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। खास करके नीतीश और तेजस्वी इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। एमएसपी की बात कही जा रही है कि गारंटी चाहते हैं कि वो गारंटी बने ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। तो किसान, नौजवान और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा संभव है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यही बात है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या आज फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ये है कि प्राथमिक चीज़ें जो नजर आ रही हैं वो तय कर ली जाएंगी। लेकिन इसमें कांग्रेस की पोजीशनिंग कहां पर अक्षय आपको नजर आती है? क्योंकि ये भी तय है कि अब जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए और उसमें 3 में बीजेपी जीती है, कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत दर्ज कर पाई, तो जाहिर है कि इस बात पर नजरें थी कांग्रेस की कि जब ये चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो उस हिसाब से वो अपने स्टेक को तय करेगी। क्या आपको लगता है कि इस पूरी बैठक के दौरान कांग्रेस कम से कम इस मामले को लेकर बैकफुट पर नजर आएगी? बिल्कुल बैकफुट पर नजर है और निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीदें थी, कांग्रेस के नेताओं को उम्मीदें थी, और इसीलिए सीट शेयरिंग पर बार बार जो विपक्षी दल के जो उनके सहयोगी नेता हैं वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है, कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीदें थी कि 3 राज्यों में बेहतर चुनावी नतीजे वो हासिल कर पाएंगे, वो हुआ नहीं। सिर्फ तेलंगाना में उनको जीत हासिल हुई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब देखिए, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने भी प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। आरएलडी ने भी राजस्थान में अपने जो उम्मीदें थी कि कम से कम 3-4 सीटें मिलेगी, वो नहीं मिली, सिर्फ भरतपुर की सीट उनको मिली थी। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस हार के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर है और इसीलिए राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि सभी नेताओं को एकजुट रखा जा सके। और इसीलिए क्योंकि नाराजगी जताई गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से और जिस तरह से सामना में एक लेख जो छपा वो इशारा करता है कि उद्धव ग्रुप किस तरह से सोचता है। शरद पवार हैं, शरद पवार की भूमिका यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस तरह से कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में आगे बढ़ते हैं। और आम आदमी पार्टी के साथ भी उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वहाँ भी चर्चा जो हुई है कि मेजर स्टेक्स का जो क्षेत्रीय दल हैं वो मेजर स्टेक्स की बात यहाँ पर करें और उसके बाद फाइनल चीज़ें तय की जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बैठक को लेकर फिलहाल जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। देखिए, लोकसभा में चेयर के अपमान करने वाले कई सांसदों को आज फिर से सस्पेंड कर दिया गया। इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सपा सांसद डिंपल यादव, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का नाम भी शामिल है। लोकसभा से आज 48 सांसदों को निलंबित किया गया और इसके साथ ही अब तक 141 कुल सांसदों पर एक्शन लिया जा चुका है। इनमें से 94 सांसद लोकसभा के और 46
सांसद राज्यसभा के हैं। 18 दिसंबर तक संसद के कुल 92 सांसद सस्पेंड किए गए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, शशि थरूर, बीएसपी से दानिश अली और एनसीपी की सुप्रिया सुले, सपा सांसद एसटी हसन, टीएमसी सांसद माला रॉय, सपा नेता डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भी सस्पेंड हो चुके हैं। ये वो बड़े चेहरे जिन्हें हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर, गांधी प्रतिमा पर विपक्षी सांसदों के खिलाफ हल्ला बोला। ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आयुष तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई जहां सभापति उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी नजर आए। राहुल गांधी उसे शूट कर रहे थे वीडियो में और उसको लेकर भी हंगामा खड़ा हुआ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार 13 दिसंबर की जो घटना थी संसद में सेंध को लेकर, उस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब दो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to A, talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy.